इस सदन के सम्मानित सदस्य डॉक्टर नीरज बोरा जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और जिसका अनुमोदन श्रीमती सरिता भदौरिया जी ने किया था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के 100 से अधिक सम्मान्य सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लेने का कार्य किया है। मैं इस पूरी चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा प्रस्तुत इस अभिभाषण के प्रति उनके प्रति सादर आभार भी व्यक्त करता हूं। महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण के दौरान मैं सदन पे मौजूद था। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अब बोलेंगे तब बोलेंगे, वह इस सदी की सबसे बड़ी घटना की ओर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन वे केवल ध्यान ही भटकाते रहे और जैसा कि अब तक होता रहा है, अब तक की परिपाटी उनकी रही है कि तथ्यों और तर्कों से नहीं बल्कि अपनी जबरन बातों को दोषों के मुंह पे थोपने का जो प्रयास इनके द्वारा अतीत में किया जाता रहा है, उसी प्रकार की बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कही। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात कही थी बहुत पहले, आज से 5000 वर्ष पहले। महर्षि वेदव्यास एक ऐसे ऋषि हुए भारत के, जिन्होंने भारत की ज्ञान की पूरी परंपरा को, भारत की इस धरोहर को विस्तार देकर के संहिताबद्ध करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य किया। और इसीलिए आज भी हम देखते होंगे कि महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में, सनातन हिंदू धर्म के गुरु के रूप में उनको मान्यता देते हैं। हमारे यहाँ कथा परंपराओं में जो पवित्र पीठ होता है वो व्यासपीठ इसी श्रद्धेय ऋषि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए होता है। उन्होंने एक बात कही थी, महाभारत काल के 8 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसका संरक्षण किया और उस समय के व्यवस्था को उभरते हुए उस राजवंश को भी देखा और महाभारत युद्ध के साक्षी भी वे बने थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ऊर्ध्वबाहुर विरोमयेश न च कश्चित् शृणोति माम धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही थी महाभारत के अंत में। उन्होंने कहा, ये उनकी व्यथा थी कि मैं बाहें उठाकर लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये केवल वेदव्यास की पीड़ा नहीं थी। 2014 के पहले पूरे देश की और 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश की भी यही पीड़ा है।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वो उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने। एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दिस से देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय, कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, पूज्य संतों के, आचार्यों की और समाज के हर तबके की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अद्भुत वातावरण था, ऊर्जा से भरपूर था। और यही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा। ये घटनाएं कैसे परिवर्तित करती हैं? और इसीलिए जब मैं इस सदन में मिला, पहले दिन जिस दिन दलीय नेताओं की बैठक थी, तो हर सदस्य के चेहरे पर एक आत्मसंतोष का भाव था। हो सकता है पार्टियों के अपने भेद हो सकते हैं, लेकिन मन में एक संतोष था कि जो हुआ है अयोध्या में अच्छा हुआ है। और हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि नहीं, अयोध्या हम सबको चलना चाहिए। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। दुनिया के अंदर पहली घटना थी
जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे। इसलिए भी जाएंगे कि भाई अयोध्या इसलिए जाएंगे, हमारी आस्था का स्थल है। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया। आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गए,
कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए, नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं। तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए, अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मंशा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा।
हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सूबई खान है, उन्होंने, उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा, देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम महिमामंडन कर रहे हैं उन्हीं आक्रांताओं का जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन विश्वास को रौंदने का काम करते थे। भारत के महापुरुषों, भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे, जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे। आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने की बजाय हम उन आक्रांताओं को महिमामंडन करें, यह देश अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं होगा। और तब भी दुर्योधन ने कहा था, सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ, पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। और याद करना, लाक्षागृह का तो अपना इतिहास है, लाक्षागृह का तो इतिहास है। पांडवों को संरक्षण देने वाला लाक्षागृह है। वहां के सारे प्रमाण इस बात को प्रदर्शित करते हैं और न्यायालय के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। महोदय, आज सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है। ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं हैं? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं?
प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है। यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत, हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था। अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय कैमरे में क्यों नहीं थे, कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे, साइडलाइन क्यों थे, उसको माननीय नेता विपक्ष प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में। महोदय आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट वर्तमान में अयोध्या में और अयोध्या से जुड़े हुए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं। और इसमें धर्मपथ, श्री राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इन सब का निर्माण कार्य हो चुका है। आज आप जाइए ना, सिंगल लेन की जो सड़कें थी और वो 4 लेन की हो गई। वहां पे गुप्तार घाट, वहां पे राम घाट, नया घाट एक नए स्वरूप में आ गया। गुप्तार घाट आज कोई जाके देखेगा ना, कितना दिव्य स्थल बन चुका है। राम जी की पेड़ी, सत्र के पहले पानी वहीं सड़ता था, आज हरिद्वार की हरि जी की पेड़ी की तरह दर्शन देखना हो तो अयोध्या जी में राम जी की पेड़ी में, जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है, वहां यह उत्सव भी देखने को मिलता है। भरत कुंड, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, ये सभी कुछ आज अयोध्या में है। मल्टी लेवल पार्किंग, एक नहीं 6 मल्टी लेवल पार्किंग वहां काम कर रही है। रेन बसेरे बन रहे हैं। नई अयोध्या को बसाने के लिए एक टाउनशिप की नई स्कीम वहां पे आ रही है। हर राज्य को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पंथ और संप्रदाय को अपने अपने संप्रदाय से संबंधित धर्मशाला निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन की कार्रवाई अयोध्या धाम में हो रही है। एक नई अयोध्या का दर्शन अयोध्या में। और अयोध्या 22 जनवरी को ऐसे ही लग रही थी जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाने। अयोधपुरी ऐसी चमक रही थी, यानी ऐसे लग रही थी, शोभायमान थी, पूरी तरह शोभायमान थी। महोदय, अयोध्या में मात्र एक मंदिर नहीं था, भारत का एक राष्ट्र मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के लोक आस्था का सम्मान हुआ है।
और भारत का जन विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित हुई है। सचमुच उन सभी पूर्वजों के प्रति तर्पण अर्पण करने का भी एक अवसर था जिन्होंने अपने आप को इस पूरे आंदोलन के प्रति होम किया था। 3 लाख से अधिक हिंदू शहीद हुआ था अयोध्या के लिए। ये लड़ाई संतों के स्तर पर, राजाओं के स्तर पर, वीरों और वीरांगनाओं के स्तर पर, निहंगों के स्तर पर, हर स्तर पर लड़ाई लड़ी गई थी। और 1984 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उसकी परिणति थी कि अंत में 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक सर्वानुमत फैसले के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया और आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों के इस लंबे अंतराल की वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो अवधपुरी में प्रभु के इस भव्य और दिव्य नव्य मंदिर के निर्माण कार्य को उसका साक्षी बनी है। महोदय, 16 दिन में 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है। 36 लाख से अधिक। व्यवस्था ऐसी कि कोई पूरब से, कोई पश्चिम से। कल अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, वहां का पूरा कैबिनेट, वहां की पूरी विधानसभा अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। आज फिजी के, कल नेपाल के लोग गए, नेपाल के माननीय सांसदगण गए थे। आज फिजी और कल सूरीनाम के राष्ट्र प्रमुख वहां जा रहे हैं। अन्य तमाम बड़े बड़े डेलीगेशन अयोध्या धाम में आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज जो कोई अयोध्यापुरी में अब आ रहा है, बरबस उनके मुंह से तुलसीदास जी की पंक्तियां निकल पड़ी हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है। नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने क्या कर दिया था अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी। परिक्रमा में बैन प्रतिबंधित, परिक्रमाएं प्रतिबंधित होती थी। कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश के अंदर राम नामी गमछा अगर किसी ने ओढ़ा हुआ है, उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही देश ने देखा है। 1990 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई जिस स्तर पर लड़ी गई, और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि आज अयोध्या में हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, अब ये भव्य और दिव्य नव्य अयोध्या जिस रूप में आई है, ये हर भारतवासी को तो अपनी ओर आकर्षित करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी को आकर्षित करेगी ही। देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर होगा। अयोध्यापुरी को उस रूप में विकसित करने की एक नई तैयारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उस ओर महामहिम राज्यपाल जी ने ध्यान आकर्षित भी किया है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी।
अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहां पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। तब कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या मंगल भवन मंगलहारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है। और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को। और वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं। और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है, वहां पे पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत ही यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यथा है ये। और उस व्यथा को जो महर्षि वेदव्यास ने व्यक्त की थी, उसी व्यथा की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था। यानी वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे। उसके प्रति तो पूरे सदन को संवेद स्तर से उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने माघ मेले की भी चर्चा की और अभिभाषण में बात कही कि माघ मेला को हम 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व के रिहर्सल के रूप में देख करके उसके अनुसार रणनीति भी बना रहे हैं और सरकार सचमुच उसके अनुरूप कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ी है। हमारे सामने उदाहरण है, ये हमारा सौभाग्य है 2019 के प्रयागराज कुंभ को आयोजित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था। और 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित हुआ, पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का क्या मॉडल हो सकता है, ये प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला था। प्रयागराज कुंभ दुनिया के 100 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स वहां आए थे, हाई कमिश्नर्स वहां आए थे। इतने बड़े जमावड़े को देख करके, इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को देख करके अभिभूत थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां व्यवस्था बनाई गई थी, सबने उसकी सराहना की। और मौनी अमावस्या के दिन
5 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया था। पहली बार आजादी के बाद प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सरस्वती कूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। ये प्रयागराज के अंदर ये दृश्य भी हर व्यक्ति देखकर के अभिभूत था। और हमारी सरकार ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 2025 के कुंभ को भव्य और दिव्य रूप में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के उसी मॉडल के रूप में आगे लेकर के जाएंगे जो 2019 में दिया गया था, उसी मॉडल को। क्योंकि हमारा मानना है अब अयोध्या में 19 के पहले जब 19 में जब प्रयागराज कुंभ था, तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम इस रूप में नहीं था, मां बिंदुवासिनी का धाम इस रूप में नहीं था, चित्रकूट इस रूप में नहीं था, अयोध्या धाम इस रूप में नहीं था, नैमिषारण्य इस रूप में नहीं था। और ये डबल इंजन सरकार का सौभाग्य है कि आज एक नई काशी के दर्शन हम काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करते हैं। हाँ, तो काशी, कितने लोग काशी में आ गए, बड़ी संख्या में। मैं वो भी आंकड़े आपको दूंगा कि कितना लाभ यूपी को हो रहा है। इसलिए हम लोगों का अनुमान है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ में 19 के कुंभ की तुलना में उसके 1.5 से 2 गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आएगा। उसके अनुसार उस प्रकार की अवस्थापना सुविधा, उस प्रकार का उसका विस्तार और ये सभी सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। और उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 9 आरओबी बनाने गए हैं, नया सिविल टर्मिनल का कार्य भी वहां पर किया गया, 250 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ। 1,14,500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। और इस वर्ष भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माघ मेला जो चल रहा है, पहला स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं इस माघ मेला के दौरान भी। महोदय, आज भारत जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए दौर में प्रवेश किया है, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी, ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवपाटन तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंदधाम तीर्थ विकास परिषद, सुख तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नैमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, ये सभी गठित करके इन सभी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के सुनियोजित विकास को, उनके भौतिक, उनके आध्यात्मिक, उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 वर्ष के बाद फिर से काशी विश्वनाथ धाम में वहां पर पुनर्स्थापित हो चुकी है। सोकर क्षेत्र के विकास आदि के कार्य भी सरकार ने प्रारंभ किए हैं। कहीं रामायण पथ का काम, कहीं बौद्ध परिपथ का कार्य, आध्यात्मिक परिपथ का कार्य, शक्ति परिपथ का कार्य और ब्रज परिपथ का, बुंदेलखंड परिपथ और महाभारत परिपथ के कार्य को भी उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। और इसका परिणाम क्या है कि पिछले वर्ष 6 करोड़ यानी लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है। गत वर्ष अकेले काशी में, मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया। नैमिषारण्य में 10 लाख श्रद्धालु आए। और सरकार के जो अन्य फोकस सेक्टर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने, बुद्धिस्ट सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने,
और सुख तीर्थ में भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु अलग अलग समय में आकर के उन्होंने वहां की बदलते हुए नए प्रवेश में अपने आप को सुरक्षित भी और नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया अनुभव किया है। हम बुंदेलखंड के जो किले हैं, उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं, इन सब के भी व्यवस्थित विकास को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र इनको भी हम लोग टूरिस्ट के हेरिटेज टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है, सरकार के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि आज 17 के पहले जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म में देश के अंदर कहीं नहीं था, आज वह नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश के अंदर है। ये केवल टूरिज्म का विकास नहीं है, लाखों लोगों के लिए, लाखों नौजवानों के लिए एक नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने वाला क्षेत्र सर्विस सेक्टर है। इसमें अलग अलग लोगों को तमाम प्रकार की नौकरियां और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसके माध्यम से बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश ने जिस इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने जो सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, अभिभाषण में उसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल जी ने किया है। महोदय, वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, स्वाभाविक रूप से स्पीड भी डबल होगी और परिणाम भी उसके डबल से अधिक देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि आज जब हम अमृत काल में उसके परिणामों को देख रहे हैं तो वो सब हमको अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों से पंच प्रण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात की। इन पंच प्रण को किस रूप में हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, आज चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए जो सुधार, टेक्नोलॉजी का उपयोग, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और जो सरकार के स्तर पर डायलॉग प्रारंभ किया गया है, इसमें हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदेश की हर एक जनपद को होने वाले हर कार्य की, हर गतिविधि की एक सतत निगरानी करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया है। और उसी का परिणाम है कि संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 4,77,90,000 से अधिक मामले इसमें दर्ज होते हैं और इसमें मेरिट के आधार पर 4,74,00,000 यानी 75 लाख से अधिक मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का कार्य भी संपन्न हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके लिए प्रदेश को, शासन को पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना पड़ा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थी तो उन लोगों को कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो ही होगी, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफॉर्म किए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। 7 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया।
75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है, जिसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है। उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 1,55,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है, जिनमें से 22,670 केवल महिला कार्मिक है। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। प्रदेश में 124 नए थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। एसडीआरएफ का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला पीएसी बटालियन बदायूं और वीरांगना उदा देवी महिला पीएसी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने के कार्य प्रारंभ किए गए और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई है। एसएसएफ, उत्तर प्रदेश एसएसएफ, जिसकी ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से कराई गई है और उसके कमांडो ही वहां सुरक्षा में तैनात हैं। देवबंद, सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है। और प्रदेश में आज जब हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल को देखते हैं तो देश के अंदर स्वाभाविक रूप से इसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। महोदय, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये तब हैं जब किसी भी व्यवस्था को यहाँ पर कहीं भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अगर आप देखेंगे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष एक बात को यहाँ पे कह रहे थे और खास तौर पर उन्होंने एक चीज की यहाँ पे चर्चा की कि प्रदेश के अंदर रिस्पांस टाइम, यानी ये कह रहे थे कि हमने डायल 100 बनाया, आपने उसका नाम बदल दिया। पूरे देश के अंदर डायल 100 को डायल 112 के रूप में बदला गया है और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे देश की इस व्यवस्था को संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 2017 के पहले जो रिस्पांस टाइम था डायल 100 का, वह 25 मिनट 42 सेकंड का था। आज यह 9 मिनट 50 सेकंड का है। महिला पीआरबी में 446 वाहन का आज कार्यरत हैं, स्पेशली कार्यरत हैं। आज
25 लाख कॉल लैंडिंग की सुविधा को बढ़ा करके 60 लाख कॉल की यहां पर की गई है। पूर्व में 60,000 कॉल ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ा करके लगभग 1,25,000 की जा रही है और 32,000 जो हमारे पास 4 व्हीलर थे पीआरबी के, उन्हें 4,278 किया जा रहा है और दोपहिया वाहन 1,600 से बढ़ा करके 2,000। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अन्य कार्रवाई को भी प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया गया है। महोदय, महिला संबंधी अपराध के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर टिप्पणी की गई थी। महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है, ये तो महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान के दृश्य को ही हम देख रहे थे। एक महिला राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वह भी इतनी वरिष्ठ भाषण कर रही हैं, लेकिन इनके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे। यानी लगभग 1 घंटे से अधिक के भाषण में समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यानी किस प्रकार का व्यवहार। पहले तो कम से कम संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का ही आप सम्मान करते कि संवैधानिक प्रमुख आ रहे हैं। आप सहमत नहीं होंगे, चुपचाप खड़े रहिए, सुनिए मत, कान में कुछ लगा दीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। लेकिन वहां पे किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, मैं तो भौचक था। लेकिन महिला संबंधी मुद्दे पे जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ हो। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश के अंदर केवल 14% से कम महिला वर्क फोर्स थी। आज इसकी संख्या 33% से अधिक बढ़ी है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के नाम पर एक विशेष अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जो कह रही थी कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 17,82,000 बालिकाएं इससे वर्तमान में आच्छादित हैं और उन बालिकाओं को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यहां पे बालिका को कोई बोझ न माने, बल्कि कन्या लक्ष्मी के रूप में हर घर में पूजी जा सके, सम्मान प्राप्त कर सके, इसलिए बेटी के जन्म लेते ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस व्यवस्था के साथ, और अब 15,000 से इस राशि को बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसमें 31,50,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, 1,000 रुपये महीना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। मातृवंदना योजना, 55 लाख माताएं इससे लाभान्वित हुई हैं। प्रदेश में वीसी सखी के रूप में 57,000 ग्राम पंचायतों में इसका गठन किया गया है और एक बहुत अच्छा मॉडल यूपी ने दिया है कि गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा वीसी सखी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। कोरोना कालखंड में यूपी का ये मॉडल भी आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में माना जा रहा है। पुलिस में भर्ती तो आपने देखा ही कि हमने 20% महिलाओं के लिए वहां पे व्यवस्था बनाई है और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से लगभग 1 करोड़ महिलाएं वर्तमान में जुड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अब तक संपन्न हो चुकी है, जिसमें 51,000 रुपये हर बेटी को उपलब्ध कराया जा रहा है, शादी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले
7 वर्ष के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई है, ये थल में भी हुआ है, नभ में भी हुआ है और जल में भी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये क्रियाशील हो चुकी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होने जा रही है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और प्रयागराज कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम चालू कर सकें। आज महोदय नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है ये भारत सरकार के सहयोग से बन रही है। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बन रही है। प्रदेश के अंदर जो विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, लगभग 4 लेन की 1235 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पिछले 7 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाया गया है और जो ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर यहां पर प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश में आज जो हमारे 10 एयरपोर्ट हैं, इनमें 150 फ्लाइट 75 से अधिक डेस्टिनेशन तक हवाई सेवा उत्तर प्रदेश से प्रदान कर रही हैं और 16-17 की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल किया गया। यहां की नदियां सदा नीरा नदियां, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, उनको चैनलाइज करते हुए, डिसिल्टिंग करते हुए इनलैंड वाटरवे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य जगहों पर भी हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन प्रदेश सरकार पूर्ण कर चुकी है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में से अधिक क्षेत्रफल में एक पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन के निर्माण की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश के अंदर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेस हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है। महोदय, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नीयत साफ हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तो हर व्यक्ति आना चाहता है। देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और मैं नेता प्रतिपक्ष को और दलीय जितने भी हमारे नेता विरोधी पक्ष में अलग अलग हैं, सभी सहयोगी दलों से मैं कहूंगा 19 फरवरी को, इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार
उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। और पिछली उस समय रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितने नौकरियां लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। ये आपने अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60,000 से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं, जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, वो ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। हाँ? नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। तो चाचा तो हाँ, महोदय ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज थी, उसका परिणाम है कि आज हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही भी है और हमारी नीतियों में पारदर्शिता भी है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5,600 मेगावाट था और वर्तमान में हम लोग 8,688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12,800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजदूरों तक विद्युत पहुंच पाई थी और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजदूरों तक विद्युत की यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए। 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है। समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं। 17 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा केवल बन पाती थी, उसका प्रोडक्शन होता था। वर्तमान में यह लगभग 2600 मेगावाट हो गई है, यानी केवल सोलर एनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में
विकसित करने की कार्रवाई हमारी चल रही है और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और ये सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी सरकार की पिछली सरकार जब मार्च 17 में आई तो पहले कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 वर्ष में यूपी के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किया, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2,62,00,000 किसान इससे सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और कृषि विकास दर को अगर आप देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में 16-17 में जो कृषि विकास की दर थी 6.6 थी, आज 22-23 में वो बढ़कर के 18.2% पहुंची है। लगभग 3 गुना बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो सरकार के द्वारा थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया उसके परिणाम सामने आए हैं। और इस चालू पेराई सत्र में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य भी बढ़ाया है। 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती जो प्रजाति है उसके नाम पर और 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको बढ़ाने का काम किया है। 16-17 में जो गन्ने का क्षेत्रफल था जो मात्र 20 लाख हेक्टेयर था, आज 23-24 में वो बढ़कर के लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। यानी सरकार ने अनुकूल माहौल दिया तो उसमें बढ़ोतरी हुई। गन्ने का उत्पादन आज 1486 लाख टन से बढ़कर के 2492 लाख टन यहां पे हो चुका है। और प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के 1995 से लेकर के 2017 तक, महोदय 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में 2,13,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। 2,13,000 करोड़ रुपए का। और जनवरी 24 तक हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने अब तक 2,33,793 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 22 वर्ष में जितना उससे ज्यादा हम मात्र 7 वर्ष में अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा दे चुके हैं। आज प्रदेश में 120 चीनी मिलें हमारी वर्तमान में क्रियाशील हैं और प्रदेश में लगातार इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। महोदय, 17 के पहले बिचौलियों के भरोसे खेती किसानी को छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। सरकार आई, हम लोगों ने उन राज्यों में जहां पर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, 17 के पहले प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी यूपी में नहीं थी, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता था। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में हमने टीम भेजी थी। ये लोग गए, ये लोग फिर वहां की प्रेजेंटेशन को लेके आए, यहां पे कार्रवाई आगे बढ़ी और आज 2018 से ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को दे रही है। गेहूं में 2017-18 से 2023 तक 47,90,000 किसानों को 225 लाख मैट्रिक टन धान खरीद पर 41,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में सरकार कर चुकी है, जो 2017 के पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी प्रकार से धान में 2017-18 से 23-24 तक 61,54,000 किसानों को
के 397 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर 74,751 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सरकार के द्वारा किया जा चुका है। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ पीएम कुसुम योजना, इसमें प्रदेश सरकार ने अब तक 50,000 से अधिक किसानों को उनके ट्यूबवेल को सोलराइज्ड करने की कार्रवाई को संपन्न किया है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों का परिणाम है। इसमें नई मंडियों का भी गठन हुआ है। नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का काम हुआ है। नई सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित करने के लिए भी कार्य हुआ है। नगर निकाय के क्षेत्र में भी अनेक कार्य हुए। 3 नगर निगम, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर नगर निगम का गठन हुआ। 113 नए नगर निकायों का गठन कुल किया गया। 17 स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी के रूप में बदलने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश में भी पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर, चाहे वह ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों के व्यवस्थित पुनर्वास और ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और प्रदेश में 17,34,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने 2,317 करोड़ रुपए इसके माध्यम से प्राप्त किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ODF प्लस के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुआ है। न केवल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कार्य को एक नई गति प्राप्त हुई है, बल्कि मलेरिया